Good morning, all of you. I, Dr. Charu Agrawal from Tirthankar Mahavir University, welcome you in the lecture series of text planning. Text planning is a very widely used term and very useful for all the persons, whether they are belonging to the commerce field or not. Today we will discuss the specified areas of the text planning. We will discuss about the definition of the text planning, its importance, and the objectives of this presentation. The text planning. What is text planning? Text planning involves the analysis and arrangement of a person's financial situation in a way that maximizes the use of tax exemptions, deductions, and benefits while remaining compliance with legal regulations. लीगल बाउंड्रीज के विदिन रहते हुए लीगल रूल्स की लॉज की परमिशन से हम अपने अलाइनमेंट कैसे करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स का और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने का सो दैट कि एक पर्सन जो है मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज ले पाए. The objective is to maximize the tax liability, minimize the tax liability and enhance tax efficiency. अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है और अपनी टैक्स एफिशिएंसी को बचाना है. ये है, एक तो होता है कि हम अपना जितना अमाउंट हमने अर्न किया उसके ऊपर जितनी जितनी टैक्स बना उतना हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया. एक होता है कि हमने जितने लॉज ने हमें परमिट कर रखा है, जितने एग्जाम्पशंस, जितने रिडक्शंस हमें परमिट कर रखे हैं, जितने हमारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन सब का यूज़ करते हुए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हैं. तो इसी टर्म को हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग. So tax planning strategies can include टाइमिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस कि हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को हो सकता है इस बार हमें लग रहा है हम पे टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो हम अपनी अर्निंग्स डिफ़र करते हैं, मतलब हम उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लेंगे, इस साल हम उसे नहीं ले रहे हैं. या अपने एक्सपेंसेस हमें कब इनकर करने हैं सो दैट कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर पाएँ. सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट्स एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टैक्स क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस, ये सारे हमारे पास कुछ टूल्स हैं टैक्स प्लानिंग के. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग. बहुत क्रूशल है टैक्स प्लानिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, that is minimizing of the tax liability. By understanding and utilizing the various deductions, credit exemptions available, individuals and business can significantly reduce the amount of the taxes they owe to the government, freeing up the resources for their uses. It maximizes the tax efficiency. Proper tax planning ensures that financial decisions are made in most efficient manner. ठीक है, सो दैट अलाउइंग फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ. तो हम जितना रिसोर्सेज टैक्स ना पढ़ के पे करके सेव करेंगे उतना ही अमाउंट हमें क्या करना है फ्यूचर में, हम अपने किसी और ज़रूरत के लिए हम उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं. इट अवॉइड ऑल द लीगल इशूज बिकॉज इट इज़ फुली परमिटेड बाय द लॉ. स्टेइंग कंप्लाइंट विद द टैक्स लॉज थ्रू इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग हेल्प्स अवॉइडिंग पेनल्टीज, interest and legal issues that can arise from underpayment or non-compliance. Financial planning क्या है हमारी? Tax planning is integral to broader financial planning efforts. It helps in aligning financial goals with tax strategies to ensure a more secure financial future. अगर आपको एक ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहिए तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किस किस समय पे हमें फ्यूचर में कितने कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और वो फंड्स हम कैसे अरेंज कर पाएंगे. उसके लिए हमें ये भी सोचना है कि हम उन्हें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ना लगाकर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा दें जो हमें टैक्स एडवांटेज भी दें. तो ये एक साथ दो काम करने वाली बात हो गई. और टैक्स प्लानिंग इज़ फुली लीगल थिंग. कैश फ्लो मैनेजमेंट. By planning for taxes, individuals and businesses can better manage their cash flow. कभी भी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए कि कभी भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वी आर नॉट हैविंग एम्पल ऑफ द कैश टू पे और ऑब्लिगेशंस इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपेंसेस. तो आपके पास थ्रू आउट द ईयर एम्पल ऑफ कैश होना चाहिए. इट अवॉइड सरप्राइजेस एंड इंश्योरिंग दे हैव एडुकेट फंड्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस. Retirement planning. Effective tax planning can help maximize contributions
to retirement accounts, which often come with tax advantages, thus enhancing long-term financial security. Everyone wants to save for their old age. सभी लोग चाहते हैं कि हम ओल्ड एज के लिए वो अपने मनी को सेव कर पाएँ, ठीक है। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर हम ओल्ड एज में मनी सेव भी कर रहे हैं, हमारे को वो फंड भी मिलेंगे और एट प्रेजेंट वो हमें टैक्स एडवांटेज भी दो। तो इसको हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, और देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल कि जिसमें हमें रिटायरमेंट के टाइम पे फंड भी मिलेगा और इस समय से हमें टैक्स सेविंग्स भी मिलती है। एस्टेट प्लानिंग मीन्स हमने प्रॉपर्टी परचेज करी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स हमारे हेयर्स को, हमारे लीगल सक्सेसेस को देना पड़ रहा है, तो वो भी चीज़ अवॉइड हो सकती है बाय डूइंग ऑप्टिमम टैक्स प्लानिंग। फॉर इंडिविजुअल्स, टैक्स प्लानिंग इज एसेंशियल इन एस्टेट प्लानिंग टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन ऑन हेयर्स एंड इंश्योर अ स्मूथ ट्रांसफर ऑफ एसेट। हम एसेट को उसे ट्रांसफर कर दें विदाउट इम्पोजिंग अ बर्डन ऑन ऑफ टैक्स ऑन आर सक्सेसर। Business growth and investment. For business, tax planning is identify opportunity for reinvestment and any growth by taking advantage of various tax incentives and credits. Business एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है. It in लाइक्स इन्वेस्टमेंट, तो जब उसमें हर समय फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है और आप उसी हार्ड जनरेटेड फंड्स को द फॉर्मेट ऑफ टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को, वो एक उसकी जगह आप उसको चैनलाइज कर सकते हो विद द बेस, अगर आप ऑप्टिमम टैक्स प्लानिंग करते हो तो। Overall, tax planning is proactive approach that help individuals and businesses make informed financial decisions, optimize their tax obligations, and achieve their financial goals. So basically, tax planning हमारी हैंड इन हैंड जाती है हमारे फाइनेंशियल गोल्स के साथ साथ, कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं, हमारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी फुलफिल हो पाएँ और साथ ही साथ हमें टैक्स एडवांटेज भी मिले। So basically, the objectives of behind this learning is to educate on the tax planning basics, identify key tax planning areas, demonstrate tax planning strategies, highlight compliance and legal considerations. We will discuss about the recent changes in the tax laws. मैं कुछ बेनिफिट्स और रिस्क आपको इलस्ट्रेट करूँगी इसके, और बेसिकली इट हेल्प्स इन अ प्रोएक्टिव प्लानिंग कि हमें क्या करना चाहिए इन द फ्यूचर। सो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग है, लाइक हमारे पास शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग है, परमिसिव टैक्स प्लानिंग है एंड पर्पसिव टैक्स प्लानिंग है। उनमें से पहले हम फास्टली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कवर करेंगे। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग वो है जो फोकस कर रही है करेंट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर में जितनी आपको टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसको मिनिमाइज करने के लिए। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग फोकसेस ऑन स्ट्रेटजीज दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड ईट बेनिफिट्स विद इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, typically within the current tax year. Here are some key areas and strategies for short-term tax planning. टाइमिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंस को सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, किस समय हमें इनकम लेनी है। अगर हमें लग रहा है कि हम एक लार्जर टैक्स ब्रैकेट में फॉल इन करने वाले हैं, तो उस समय पे अगर हो सके तो उस इनकम को डेफर कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आप उसे नहीं दीजिए इस बार। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, तो वी शुड एक्सेलरेट और इंक्रीज आर एक्सपेंसेस। डेफरिंग इनकम क्या है हमारी? पोस्टपोन रिसीविंग इनकम until the next tax year if you expect to be in a lower tax bracket। और असेसिंग एक्सपेंसेस, अगर आपको लग रहा है कि आपका टैक्स ब्रैकेट नीचे वाला ही रहेगा, कम वाला रहेगा, तो आप अपनी जो इनकम अर्न करने वाले हो उसको डेफर कर दीजिए। और एसिलेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स पे फॉर डिडक्टेबल एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल बिल्स और चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। आप अपने मेडिकल बिल्स और चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन जगहों पे डोनेशंस दे दें जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स। टैक्स एडवांटेजेस अकाउंट्स मीन्स मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन। आपको अपने रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ा देना है, क्योंकि आप जब अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो उस समय तो आपको फंड मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इस समय से आपको टैक्स बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसके लिए भी अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो इस समय वो एग्जेम्प्टेड होती हैं कुछ टैक्स में से। और यूटिलाइजिंग ऑफ द टैक्स क्रेडिट एंड डिडक्शंस, आइडेंटिफाई एंड क्लेम अवेलेबल टैक्स क्रेडिट सच एज अर्नड
इनकम टैक्स क्रेडिट और एजुकेशनल क्रेडिट, जो कुछ क्रेडिट आपको मिल जाते हैं, छूट मिल जाती हैं, वो आपको क्लेम कर लेनी चाहिए। और डिडक्शंस इंश्योर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल पॉसिबल डिडक्शंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट, मॉर्टगेज इंटरेस्ट एंड स्टेट लोकल टैक्सेस। जो भी डिडक्शन आपको गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी हैं, लाइक एजुकेशन लोन हो गया, ये सारी का एडवांटेज हमें लेना चाहिए। कैपिटल गेन एंड लॉसेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स, हमें अगर कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सबसे पहली बात, अगर हमें लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि एक सर्टेन सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसा है जो हमें इन फ्यूचर लॉसेस कर दे सकता है, तो हमें उसे सेल आउट करना चाहिए, हमें लॉस को मिनिमाइज़ कर लेना चाहिए। फिर उस लॉस को कोशिश करनी चाहिए कि आगे सेम हेड में कभी कोई प्रॉफिट हो, और अगर हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करके हम उसको ऑफसेट करने की कोशिश करें फ्रॉम द फ्यूचर few profits of under the similar head. Same side, offset gains, considering selling assets that had appreciated to utilize any capital losses carried forward from previous years. ऑफसेट गेन्स मतलब आपने जो इस साल आपको गेन हुआ है किसी भी आपके एसेट में एप्रिसिएशन हुआ है, उससे उस पर्टिकुलर गेन में से आपके अगर कुछ प्रीवियस लॉसेस चल रहे हैं अंडर द सिमिलर हेड, तो उसको ऑफसेट करने की कोशिश की जाए, विच इज़ परमिसिबल, टोटली परमिसिबल अंडर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर एज पर द इनकम टैक्स। चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे, कुछ डोनेशंस जो हम मेक करते हैं टू दी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी अमाउंट की आपने चैरिटी दी है, जितने भी अमाउंट का आपने डोनेशन दिया है, इन द फॉर्म ऑफ द कैश और गुड्स और एनी अदर एसेट, इज कॉल्ड आइटमाइज रिडक्शन, और ये आपका टैक्स में से कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, बंचिंग डोनेशन मतलब अगर आप इनमें से कुछ भी कंबाइन कर रहे हो, सेवरल ईयर्स तक कर रहे हो तो। एक्सपेंस रिम्बर्समेंट, आपको जितने भी एक्सपेंसेस आपके रिम्बर्स हो जाते हैं आपकी वर्किंग इंस्टीट्यूशन से, वो आपको पहले ही रिम्बर्स करवा लेने चाहिए जब फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले, सो दैट कि बाद में अगर आप उन्हें रिम्बर्स करना तो इंसिडेंटली आपकी टैक्सेबल इनकम राइज ना हो जाए। Tax laws carry forward or carry back, utilize carry forwards and carry backs, apply any available tax laws, carry forwards or carry backs to reduce your taxable income। इस साल की taxable income को reduce करने के लिए अगर आपके पिछले के कुछ losses हैं तो उन्हें कवर अप करने की कोशिश करिए, और इस साल की इनकम अगर ज़्यादा हो गई है तो उसमें से तो पिछले साल के लॉसेस कवर अप हो जाएंगे, और अगर इस साल लॉस ज़्यादा हो गया है तो आगे आने वाले किसी भी टाइम के प्रॉफिट्स में से उस लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे जो कि छूट मिलती है, उन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, उसको हमें डिडक्ट करना है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। फिर आती है हमारी दूसरी टाइप की टैक्स प्लानिंग, दैट इज़ बिजनेस टैक्स प्लानिंग, दैट इज़ एक्सेलरेट द बिजनेस एक्सपेंसेस। हर बिज़नेस को चाहिए एम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर बिज़नेस ये चाहता है कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स हमेशा मौजूद रहे हैं, तो हम अननेसेसरी उस अमाउंट को एज टैक्स हमें नहीं पे करना है। वी हैव टू चैनलाइज दोज फंड्स बाय मेकिंग प्रॉपर, बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेजर्स। लाइक आपका है कि आपको एक्सेलरेट करना है कि आप बिजनेस एक्सपेंसेस को, फॉर बिजनेस ओनर्स कंसिडर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंसेस और मेकिंग कैपिटल परचेजेस बिफोर ईयर एंड टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। अगर आपको किसी एसेट को परचेज करना है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस के लिए, तो उससे आप फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले पहले कर दीजिए, सो दैट कि उससे होगा क्या कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। डेफर बिजनेस इनकम, इफ पॉसिबल डेफर इनकम टू द फॉलोइंग ईयर टू मैनेज द टैक्स लायबिलिटी। By implementing these short-term tax planning strategies, individuals and businesses can optimize their tax situation within the current tax year and achieve significant tax savings। इसके बाद आती है हमारी कुछ इनकम टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स लॉ के रूल्स को समझते हुए हमें ये सारी टैक्स प्लानिंग करनी होती है। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स ब्रैकेट, वो क्या है, डिडक्शन और एग्जेम्पशंस कौन से हमें इनकम टैक्स अलाउ करता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से हैं, और टैक्स क्रेडिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट द इनकम टैक्स ब्रैकेट। इनकम टैक्स ब्रैकेट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में आता है, जिसमें जो लोग हायर इनकम अर्न कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा टैक्स देने होते हैं, और जो लोग लोअर इनकम अर्न कर रहे हैं कंपैरेटिवली उनको एज़ कंपैरिजन टू द हायर टैक्स पेयर्स उन्हें कुछ कम
प्रोपोर्शन में टैक्स पे करना होता है। अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स ब्रैकेट्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हियर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट्स. What are the income tax brackets? Income tax brackets are ranges of income that are taxed at specific rates in progressive tax systems like that of United States. Higher income levels are taxed at higher rates. This system ensures that the individuals with higher incomes can contribute a larger percentage on their income in taxes compared to those of the lower income. ये इस बेस को, इस बात को सोच समझ के बनाया गया था कि जो लोग हाई इनकम अर्न कर रहे हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो हायर टैक्स पे कर पाएँ, और जो लोग कम इनकम अर्न कर रहे हैं वो लोग जाहिर सी बात है कम कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस. सो अब ये कैसे वर्क करता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इसे हम कहते हैं. द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस. इनकम इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स सच एज ईच टैक्स एट अ डिफरेंट रेट. सेगमेंट वाइज, रेंज वाइज इनकम की हम कुछ सेगमेंट बना लेते हैं जिसमें हर एक सेगमेंट को एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टैक्स पे करना है. मार्जिनल टैक्स रेट होता है कि जो आपने लास्ट रुपये अर्न किया है उसको, हाँ, उस पर आप जितना टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज योर मार्जिनल टैक्स rate. Each portion of your income is taxed at its corresponding rate within each bracket, not your entire income at the highest rate reached. की पॉइंट्स मैं कुछ बताऊंगी ऐसे आपको. जैसे इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब है वो एवरेज रेट इनमें जिसमें आपके इनकम टैक्स को टैक्स किया जा रहा है वो कुछ लोअर है देन मार्जिनल टैक्स रेट से. फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे कंप्यूट होता है? टोटल टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम. आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी उसको डिवाइड कर दीजिए अब अपनी टोटल इनकम से. दैट कम whatever comes is known as the effective tax rate. ब्रैकेट की क्या है? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन के पुश के कारण आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ गई है और आप एक हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉलो इन कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आपकी परचेजिंग पावर में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट 3. टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हमारी हैं कुछ. डेफरिंग इनकम, जैसे शिफ्टिंग ऑफ इनकम टू अ फ्यूचर ईयर व्हेन योर माइट बी इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट. आप कुछ साल के लिए अपनी इनकम को टाल दीजिए, मत अर्न करिए उसे इस बार, मत अभी रिसीव मत करिए. जब आपको लगता है कि आप एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं तब आप उस इनकम को रिसीव करिए. बंचिंग डिसीजंस मीन्स कंबाइनिंग डिडक्शंस इन अ सिंगल ईयर टू एक्सीड द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड बेनिफिट फॉर आइटमाइजिंग. आप पिछले कुछ सालों से आपने जितने भी डिडक्शंस करवाए हैं उन सबको एक साथ क्लबिंग करिए और उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करिए अंडर द टैक्स ब्रैकेट. तो हाउ इनकम टैक्स ब्रैकेट अफेक्ट यू? बहुत बहुत इफेक्ट करते हैं हमें ये टैक्स ब्रैकेट. रिसेंटली इंडिया में न्यू टैक्स रजीम स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें भी एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उससे पूछा गया कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को, कुछ के लिए तो मैंडेट ही है न्यू टैक्स रजीम और कुछ के लिए अभी एक ऑप्शन है कि आप ओल्ड रजीम से ITR फाइल करेंगे या न्यू से. पूछा गया तो जिसको लगता है कि जिससे भी उसकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी वो उसको अंडर दैट रजीम अपनी ITR फाइल करनी चाहिए. और इसमें जाहिर सी बात है टैक्स ब्रैकेट डिफरेंट है दोनों टैक्स रजीम्स में. इंश्योर दैट योर एम्प्लॉयर विथहोल्ड्स द करेंट अमाउंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड इनकम. सो आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछता है आप कैसे, कौन से वे के थ्रू अपनी ITR फाइल करेंगे, तो आपको अपना अप्रोप्रिएट मेथड जिससे भी आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी वो उसे चूज़ करना चाहिए. टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस इनकम हमारी टोटल अर्निंग्स, हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी अर्निंग एक इंडिविजुअल को या एक बिजनेस को हो रही है उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं. और जब आप उसमें से डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं, एग्जेम्पशंस माइनस कर लेते हैं, तो उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज योर टैक्सेबल इनकम. So it is very crucial and a very accurate definition of tax planning. Impact of life changes, major life events such as marriage, having children, or buying a home can significantly impact your tax brackets and overall tax liability. By understanding how income tax bracket work and applying strategic tax planning, you can optimize your tax situation and potentially reduce your overall
टैक्स बर्डन। तो आप अपनी सिचुएशन को ध्यान से समझते हुए ये समझ सकते हैं कि किस समय पे आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को किस हद तक मैनेज करना है। यू हैव टू मिनिमाइज योर टैक्स लायबिलिटी एंड इन दैट टैक्स प्लानिंग इज द ग्रेटेस्ट टूल इन योर हैंड। सबसे पहले आपको उस टूल को यूज़ करने के लिए यू हैव टू नो व्हाट आर द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी टैक्स सिस्टम के, और आपको सिग्निफिकेंटली अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में दे helps, and consequently your tax liability. Here is an overview of what they are, how they work, and their key differences. Tax deduction क्या है? What are the tax deduction? Deduction क्या है? वो expenses that you are allowed to subtract from the gross total income to determine your taxable income. वो certain expenses जो आप परमिसिबल हैं, अलाउड हैं बाय द इनकम टैक्स नॉर्म्स, जो आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव और अराइव एट द टैक्सेबल इनकम. By lowering your taxable income, deductions reduce the amount of tax you owe. There are various types of deduction, जैसे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक फ्लैट डिडक्शन 30,000 की जैसे आपको दे दी आपके अगर आपके टैक्सेबल इनकम 30,000 तक के अंदर तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना. उससे आगे आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए देयर आर सर्टेन आइटमाइज्ड डिडक्शन लाइक स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस दैट allows you to deduct. You can choose itemized deductions if their total is greater than the standard deduction. जैसे कुछ हमारी डिडक्शन इंक्लूड करते हैं, जैसे मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गए, प्रॉपर्टी के टैक्सेस हो गए, इन सब पे आपको टैक्सेस पे नहीं करने. स्टेट और लोकल नेम हो गए, मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस हो गए, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, कैजुअलिटी एंड थेफ्ट लॉसेस हो. डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस में क्या डिफरेंस है? सो द पर्पस of deduction is to reduce the taxable income based on specific expenses. Exemption है हमारी reduce taxable income based on taxpayers and dependents. Not currently not applicable due to suspension. Exemption क्या है कि हमारे dependents पे या taxpayer के ऊपर इसका बर्डन ना पड़े, और डिडक्शन है कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो हम लेस कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से. एप्लीकेशन क्या है? ये फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट है और आइटमाइज डिडक्शंस है जो कि आप माइनस कर सकते हैं, और वो एग्जेम्पशन है यूज टू बी अ सेट अमाउंट पर पर्सन आपको इतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है. डिडक्शंस इम्पैक्ट है डिडक्शन का, इट सिग्निफिकेंटली लोअर द टैक्सेबल इनकम इफ़ यू हैव हाई डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जबकि एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल्स. जो एग्जेम्पशंस हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वर्क कर रही है, और जो डिडक्शंस है हमारी वो एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट बेस्ड है. अगर आपको चूज़ करना है बिटवीन स्टैंडर्ड और आइटमाइज डिडक्शंस, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सिंपलर टू अंडरस्टैंड है क्योंकि वो फ्लैट है एक बार में बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जबकि आइटमाइज डिडक्शंस किसके ऊपर बेस्ड है? वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर बेस्ड है जो एक पर्सन स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक है. There are certain strategies for maximizing deduction and exemptions. That is, number one is to keep accurate records. Maintain through documentation of all potential deductible expenses such as receipts and statements. आपको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, बंच बनाना है अपने डिडक्शंस का, दैट इज कंबाइनिंग ऑल द डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इनटू सिंगल टैक्स ईयर टू सरपास द स्टैंडर्ड डिडक्शन थ्रेशोल्ड एंड बेनिफिट फ्रॉम आइटमाइजिंग. आप उससे सरपास कर पाएँ और नेक्स्ट वाली चीज़ का भी एडवांटेज ले पाएँ. Review eligible expenses. Regularly review the IRS guidelines to ensure you are claiming and all eligible deductions and exemptions. और अगर आपको तो भी नहीं समझ में आ रहा है, you can't do it yourself, so then you can take help of the tax professional. Seek advice from a tax professional to maximize deductions and ensure compliance with tax laws. Understanding and utilizing deductions and exemptions effectively and can lead to significant tax savings, reduce your overall tax liability, and enhancing your financial well-being. अब कुछ
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो पॉपुलरली अवेलेबल है इंडिया में और आप उससे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. लाइक इन इंडिया सेवरल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड अदर सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. These investments not only help save taxes but also contribute to the wealth creation and financial security. Here are some popular tax saving investment options in India. Number one is PPF. आपने मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सुना होगा कि सब लोग उसमें ना PPF में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इससे आपको टैक्स बेनिफिट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशंस अप टू Indian rupee 1.5 lakh per year are eligible for deduction under section 80C. अगर आप हर साल 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट उस PPF अकाउंट में कर रहे हैं तो आपका वो अंडर 80C वो सारा परमिसिबल है, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है फ्रॉम द टैक्स कंप्यूटेशन. आपकी टैक्सेबल इनकम का वो पार्ट नहीं बनेगा. इंटरेस्ट रेट टिपिकली रेंजेस बिटवीन 7 to 8% सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रिविजन्स. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लेवी किया जा रहा है जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी ये आपका टैक्स फ्री हो जाता है. लॉक इन पीरियड इसमें है 15 ईयर्स विद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड आफ्टर द 7th ईयर. पीपीएफ में आप 7 ईयर्स तक कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते इफ़ यू वांट टू हैव द टैक्स एडवांटेज. उसके बाद आप उसमें से कुछ पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड आता है दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब टैक्स बेनिफिट है ये हमारा. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ द सैलरी आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. जो एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी सैलरी का 12% से ज़्यादा वो इस डिडक्शन को ले सकते हैं. इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड एनुअली बाय द EPFO. इसका एनुअली इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इस पर वो डिसाइड करते हैं कौन? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO. लॉक इन पीरियड टिल रिटायरमेंट और रजिस्ट्रेशन विद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. उसके बाद हम मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो बहुत सिक्योर समझा आता है इंडिया में दैट इज NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. उसका बेनिफिट है कि उसमें अगर आप 1.5 लाख तक 5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं देन यू क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इंटरेस्ट रेट टिपिकली अराउंड होता है इसमें हमारा 6 to 7% कंपाउंडेड एनुअली और इसमें लॉक इन पीरियड है हमारा 5 ईयर्स का. उसके बाद आती है हमारी क्विक लिंक्ड सेविंग स्कीम QLSS या इसको हम कहते हैं ELSS भी. इसका टैक्स बेनिफिट क्या है? इन्वेस्टमेंट टू टैक्स बेनिफिट है हमारे. टैक्स बेनिफिट हमारे आते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट है ELSS में अगर आप 1.5 लाख पर ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ELSS में भी तो आप अंडर दिस सेक्शन 80C के अंडर एग्जेम्पशंस के लिए परमिसिबल हैं. रिटर्न है हमारे कुछ मार्केट लिंक्ड विद पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट. इसमें भी हमें मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है. मार्केट लिंक्ड है क्योंकि ये और लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का है जबकि वो सारे 80C की डिडक्शंस अभी तक जिनमें भी मिली है उसमें से सबसे कम लॉक इन पीरियड ELSS में ही है. सुकन्या समृद्धि योजना SSY है हमारी. उसमें भी टैक्स बेनिफिट यही है कि आप कंट्रीब्यूशन अगर पर ईयर 1.5 लाख रुपीज़ तक की उसमें कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अ डिडक्शन ऑफ दिस अमाउंट अंडर सेक्शन 80C. इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 7 to 8% मिल जाता है. ये भी एनुअली कंपाउंड हो रहा है और गवर्नमेंट रिविजन्स के लिए ये सब्जेक्ट है इंटरेस्ट रेट. इसमें लॉक इन पीरियड है टिल द चाइल्ड रीचेस 21 ईयर्स ऑफ एज. आपका पैसा जितना भी इसमें लगा हुआ है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते और विद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड फॉर एजुकेशन एंड मैरिज. अगर एजुकेशन और मैरिज के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसमें से कुछ फंड विड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद आती है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS. उसमें टैक्स बेनिफिट भी अगेन सेम है दैट इज इन्वेस्टमेंट टू अप टू INR 1.5 लाख क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. इसमें भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है टिपिकली अराउंड 7 to 8% सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रिविजन है. ये भी लॉक इन पीरियड है इसमें 5 ईयर्स एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स. 3 साल के लिए आप इसमें एक्सटेंशन और ले सकते हैं. फिर 7.5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. टैक्स बेनिफिट क्या है इसमें? FD अगर आप खुलवा रहे हैं 7.5 साल की तो उसमें क्या बेनिफिट है?
इसमें भी अगर आप 1.5 लाख पर ईयर तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डिडक्ट हो जाएगा अंडर आपका सेक्शन 80C। इंटरेस्ट रेट वेरीज बाय बैंक, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7%, और इसमें जो लॉक इन पीरियड रहता है एफडी के केस में दैट इज ऑफ 5 years। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, टैक्स बेनिफिट कितना है इसमें, अगेन एनपीएस में भी वही है स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू INR 1.5 lakh per year, qualify for deduction under section 80C and additional INR 50,000 under section 80 CCD I1B। अगर आप नेशनल पेंशन फंड में 1.5 लाख तक लगा रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाएगा। और उसके अलावा आप अगर एडिशनल 50,000 रुपीज़ और डाल रहे हैं तो वो अलाउड है, वो परमिसेबल है अंडर सेक्शन 80 CCD के अंदर। इसमें रिटर्न कैसे मिलते हैं, इट इज़ मार्केट लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इक्विटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और इसमें लॉक इन पीरियड है टिल रिटायरमेंट विद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान आता है दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट। टैक्स बेनिफिट अगेन इसमें क्या है, प्रीमियम पेड अप टू INR 1.5 लाख पर ईयर आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसमें रिटर्न जो है वो हमारा मार्केट लिंक्ड है, कंबाइंड इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। इसमें जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 5 years का रहता है। उसके अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे कर रहे हैं तो जितने अमाउंट की आपको आपने LIC की प्रीमियम पे करी है उसमें से 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक का कंट्रीब्यूशन अगर आप इसमें LIC में दे रहे हैं तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। इसका रिटर्न जो है वो वेरीज, आपने किस टाइप की पॉलिसी ली है, टर्म पॉलिसी ली है, एंडाउमेंट ली है या यूलिप लिया है या कोई हाइब्रिड पॉलिसी ली है। लॉक इन पीरियड इसमें डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी टर्म के ऊपर। उसके बाद आती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इसमें भी हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। द लिमिट इज INR 25,000 फॉर सेल्फ। अगर मैंने अपने लिए केवल 25,000 तक का कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो आपको 80D की डिडक्शन मिल जाएगी। सेल्फ के लिए भी मिलती है, स्पाउस के लिए भी मिलती है और चिल्ड्रन के लिए भी मिलती है। और उसके अलावा एडिशनल मिल जाती है 25,000 की फॉर पेरेंट्स। तो इन टोटल 50,000 ये पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं तो 50,000, और अगर पेरेंट्स नॉर्मल एज ग्रुप में हैं तो 25,000, और ख़ुद के लिए या अपनी स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाती है कितने की, 25,000 की। फिर हमारे पास हैं कुछ और एक्सपेंसेस जो आप डिडक्ट करवा सकते हो फ्रॉम फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पसेस, दैट इज़ ट्यूशन फीस। तो इसमें टैक्स बेनिफिट आपको क्या मिलता है, ट्यूशन फीस पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू INR 1.5 लाख पर ईयर आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो मेजरली अगर आप एड हॉक बेसिस पे या एड देख रहे हो तो सारे में जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो 1.5 लाख पर ईयर का ही आ रहा है। Key points to consider is that is risk and return. Understand the risk return profile of each investment. For instance, ELSS funds are market linked and carry higher risk but potentially higher returns. आपको अब आप देखिए आपके पास अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स मैंने बता दिए और ज़्यादातर सब में ये भी बताया है कि 1.5 लाख रुपीज़ का ही पर ईयर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसकी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, डिडक्शन हमें समझ में आ गई 1.5 लाख पर ईयर तक की ही है। पर रिटर्न वेरीज, रिटर्न्स ऑफ द एवरी इन्वेस्टमेंट वेरीज, रिटर्न हर एक के अलग अलग हैं और उसमें जो होने वाला रिस्क है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ आपको आप बहुत केयरफुली भी डिसीजन लेना है कि आपको क्या चाहिए, आगे कितना रिस्क आप बियर करने की पोजीशन में हो और आपको कितना लगभग आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके कितने हैं, उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा वाले इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्ट करना है। सो अंडरस्टैंड द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। फॉर instance, ELSS funds are market linked and carry higher risk but potentially higher returns, while PPF is low risk with moderate returns. लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे तो लॉक इन पीरियड और लिक्विडिटी नीड्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको अपनी लिक्विडिटी पे भी ध्यान देना है, लॉक इन पीरियड पे भी ध्यान देना है कि कितने समय बाद आप उस फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो।
सो बेसिकली यही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव पिकअप करते वक्त ध्यान में रखने हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? सम इन्वेस्टमेंट में ऑफर टैक्स बेनिफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस बट returns may be taxable. For example, interest earned on NSC and SSC, SCSS is taxable, while PPF interest is tax free. अगर PPF पे आपको आपको जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, मतलब उस पर इंटरेस्ट पे जो रिटर्न आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। जबकि NSC और SCSS जो रिटर्न्स आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जो कैसे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव लेने हैं। हो सकता है उसमें जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हों वो तो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन उनके रिटर्न्स टैक्सेबल हों। फाइनेंशियल गोल्स, align investments with your financial goals, whether it's retirement planning, children education or wealth creation. आप अपने लिए सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो, आप अपने चाइल्ड की एजुकेशन मैनेज करना चाह रहे हो, या आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाह रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करिए और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पिक कीजिए। By choosing the right mix of tax saving investment, you can optimize your tax liability while building a robust financial portfolio. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट्स इन इंडिया आर वेरियस इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू incentives provided by the government to taxpayers to reduce their tax liability. कुछ incentives गवर्नमेंट हमें पे कर रही है to reduce our tax liability. These credits can help individuals and businesses lower their overall tax burden, promoting economic activity in certain sectors or addressing social objectives. कुछ कॉमन अवेलेबल टैक्स क्रेडिट्स जो इंडिया में हैं वो है लाइक टैक्स क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल income, section 10(1). Individuals earning income from agriculture. Agriculture income is exempt from tax, providing relief to the farmer and those involved in the agricultural activities. फिर है हमारा foreign tax credit. Residents of India who have paid taxes in foreign country on income that is also subject to tax in India. ऐसी कोई इनकम जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और उसके ऊपर अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो तो वहाँ से आप उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड अब्रॉड, अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन सिस्टम कि आप सेम इनकम पे दो बार टैक्स दे रहे हो, एक बार फॉरेन में भी दे रहे हो, एक बार इंडिया में भी दे रहे हो, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स क्रेडिट दिया है। डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर क्लेमिंग FTC फॉरेन टैक्स क्रेडिट आर प्रोवाइडेड अंडर रूल 128 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इनकम टैक्स रूल्स के 128 सेक्शन में जाकर देख सकता है। टैक्स क्रेडिट फॉर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स MET, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स सेक्शन 115JAA। एलिजिबिलिटी इसकी बनती है कंपनी पेइंग MET अंडर सेक्शन 115JB। बेनिफिट्स क्या है इसका? MET क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज फॉर अप टू 15 ईयर्स। 15 साल के लिए आप इसको डेबिट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फ्यूचर टैक्स बर्डन्स व्हेन रेगुलर टैक्स एक्सीड्स MET। टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स AMT सेक्शन 115JD। एलिजिबिलिटी इसकी बनती है हमारी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स की, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, HUFs, फर्म्स एंड LLPs, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सबके लिए ये एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू AMT अंडर सेक्शन 115JC। हाँ जी, टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनती है, तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी है टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स AMT क्या है हमारा? नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू AMT अंडर सेक्शन 115JC। इसके बेनिफिट क्या है? AMT क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज फॉर अप टू 15 ईयर्स, सिमिलर टू MET क्रेडिट फॉर द companies.
रिबेट मिलती है। उसके अलावा सेक्शन 87A में उसकी एलिजिबिलिटी है किसके लिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद टोटल इनकम अप टू INR 5 लाख। बेनिफिट है टैक्स रिबेट अप टू INR 12,500, effectively reducing the tax liability to zero for eligible taxpayer with income below this threshold। तो जितने की इनकम इस थ्रेशोल्ड से कम है वो लोग इतने की रिबेट लेकर, इतने की छूट लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं। क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड इन एडवांस, सेक्शन 201 to 19। एलिजिबिलिटी है इसकी, ऑल टैक्स पेयर्स हु पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्सेस पेड आर क्रेडिटेड अगेंस्ट द फाइनेंस टैक्स लायबिलिटी। फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से एडवांस टैक्स माइनस हो जाता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), एलिजिबिलिटी है इसकी, इंडिविजुअल्स रिसीविंग सैलरी इन एरियर्स और एडवांस और अदर सच लमसम बेनिफिट्स। ठीक है, एकदम से आपको एक्सीडेंटली हायर टैक्स ब्रैकेट में आप फॉलो इन ना कर जाओ, इसीलिए आपको बेनिफिट मिल जाता है रिलीफ फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन एरियर्स और एडवांस सैलरी बाय रिकैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी टू अवॉइड हायर टैक्स इंसिडेंस ड्यू टू सच पेमेंट्स। क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS भी करता है हमारा, ऑल टैक्स पेयर्स फ्रॉम whom tax has been deducted at the source, TDS is credited against the tax liability, reducing the amount of tax payable at the time of filing of the return। ठीक है, आपको बाद में कोई ज़्यादा टैक्सेस न देने पड़े हैं, इसलिए पहले से TDS कट जाता है, तो अगर इनकेस ये आपसे ज़्यादा कट गया है तो ये वापस भी आ सकता है। क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, TCS, क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था, अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। टैक्स पेयर्स फ्रॉम whom टैक्स हैज बीन कलेक्टेड एट सोर्स बाय सेलर्स ऑफ सर्टेन गुड्स, उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, किसके लिए, जिनसे उसी समय जिस समय वो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसी समय टैक्स भी उनसे ले लिया गया है। बेनिफिट है इसका, TCS इज क्रेडिटेड अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी सिमिलर टू TDS, रिड्यूसिंग द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो उन्हें फाइलिंग ऑफ द रिटर्न के टाइम पे उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। हाउ टू क्लेम दिस टैक्स क्रेडिट्स, आपको क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर क्लेमिंग ऑफ द टैक्स क्रेडिट। आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी है, इंश्योर करेक्ट डिटेल्स आर फाइल्ड इन द टैक्स रिटर्न फॉर्म्स रिफ्लेक्टिंग द क्रेडिट claimed, forms and schedules, use appropriate forms and schedules prescribed by the income tax department for claiming specific tax credits। बेनिफिट क्या है इन टैक्स क्रेडिट्स के, इसकी वजह से सबसे बड़ी बात हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, डायरेक्टली लोअर द अमाउंट ऑफ टैक्स ओड रिजल्टिंग इन टैक्स सेविंग्स एंड अवॉइड double taxation। Credits like FTC prevent double taxation on the same income, promote compliance, encourage taxpayers to comply with tax regulations and timely payment of tax credits। So basically जो ओवरऑल मैं अभी तक आपको टैक्स क्रेडिट के बारे में समझा पाई हूँ, तो टैक्स क्रेडिट इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिलीफ टू टैक्स पेयर्स एंड इंसेंटिवाइज सर्टेन एक्टिविटीज अलाइंड विद द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल objectives। Understanding and effectively utilizing these credits can lead to substantial tax savings and better financial planning। कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग क्या है, अब कैपिटल गेन्स के थ्रू भी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में हम इसे सम अप करेंगे बिकॉज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। Planning for capital gain tax involves several strategies depending on your financial situation and goals. Here are some common approaches। सबसे पहले hold for long term assets for more than a year typically qualify for long term lower long term capital gain tax rates। Consider holding investment for longer periods to benefit for these lower rates। आपको एक कम रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप एक पर्टिकुलर एसेट को एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो। ऑफसेट गेन्स विद लॉसेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑफसेट कैपिटल गेन्स बाय सेलिंग अदर इन्वेस्टमेंट्स एट अ लॉस। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हुआ है तो आप उन्हें अदर इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है वहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी कैन रिड्यूस योर ओवरऑल टैक्सेबल गेन्स, इसलिए आपके ओवरऑल टैक्सेबल गेन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स, कंसिडर इन्वेस्टिंग इन रिटायरमेंट अकाउंट्स। ठीक है, आप रिटायरमेंट अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वेयर कैपिटल गेन्स मे ग्रो टैक्स
deferred or tax free depending on the account type. फिर अब आता है इंस्टॉलमेंट सेल्स फॉर लार्ज एसेट सेल्स कंसिडर स्प्रेडिंग पेमेंट्स ओवर टाइम थ्रू इंस्टॉलमेंट सेल्स फॉर पोटेंशियली लोअर द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स इन अ सिंगल टैक्स ईयर। आप कोई भी चीज़ एक ही बार में आपके ऊपर सब कुछ नहीं लेना चाहते हो, आप एक बार में ही अपनी टैक्स हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉलो नहीं करना चाहते हो, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी सेल कर दीजिए सो दैट आपको हर साल वो इंस्टॉलमेंट मिलेगी और जैसे जैसे मिलेगी उसी प्रोपोर्शन में आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी। Gift or donate if eligible. Gifting appreciated assets to family members or donating them to charity can potentially reduce your taxable gains or provide charitable deductions. उसके बाद है हमारे क्वालिफाइड स्मॉल बिजनेस स्टॉक QSBS. Certain investment in small businesses may qualify for exclusion from capital gains tax under specific conditions, like use capital loss carryovers. If you have capital losses from previous years, you can use them to offset current or future capital gains, reducing your taxable income. Timing says है हमारा depending on your income and tax situation, consider timing asset sales to maximize tax efficiency, such as selling in years when your income is lower. जब आपकी इनकम लो होगी तब आप उससे सेल कर लेंगे, जब आपकी इनकम सही है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिवली सेलिंग इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस टू ऑफसेट गेन्स रियलाइज एल्सवेयर व्हाइल कंसिडरिंग द वॉश सेल रूल। आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट को सेल किया जब आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, सो दैट कि वो जो गैप है, जो आपका डेविएशन बन रहा है, जो आपको हायर रेट पे उस प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और उसी पॉइंट पे आप अपने लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर रहे हैं और उसके लॉस को उसी प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस बन रहा है आपका टैक्स का वो आप हार्वेस्ट कर रहे हो, दैट यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। Consult with a tax professional given the complexity of tax laws and individual financial situation. Consulting with a tax advisor and can help tailor strategies to your specific needs and goals. These strategies can be complex and should be implemented with careful consideration of your overall financial plan and tax implication. उसके बाद हमारी आती है एस्टेट और गिफ्ट टैक्स प्लानिंग, जो आपको बताई गई थी। क्या एस्टेट एंड गिफ्ट टैक्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन सिमिलर टू दोज इन अदर कंट्रीज बट द स्पेसिफिक्स आर गवर्न बाय इंडियन टैक्स लॉज। कुछ की पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो यहाँ कंसिडर किए जाते हैं while doing estate and gift tax planning in India. Estate tax India does not currently have a federal estate tax. However, there are state-specific laws that may impose inheritance tax on certain assets inherited by heirs. इंडिया में अभी सेंट्रल लेवल पे ये स्टेट टैक्स नहीं है, यहाँ स्टेट स्पेसिफिक टैक्स लॉज लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेते हैं जो हेयर्स हमारे एस्टेट को सक्सीड कर रहे हैं। Gift tax in India was abolished in 1998. However, there are provisions under the Income Tax Act 1961 that govern the taxation of gifts. ठीक है, कुछ प्रोविजंस हैं जो गिफ्ट्स के को टैक्सेबल करना है या नहीं करना है, कितना अमाउंट करना है, कितना छोड़ना है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस उसमें लिखे हुए हैं। हालांकि टोटल गिफ्ट टैक्स 1998 में अबॉलिश हो गया है। वेल्थ टैक्स इंडिया अबॉलिश वेल्थ टैक्स इन 2015. So there is no wealth tax applicable on assets held by individuals. Assets on investment, ownership and structure of assets including property, investment and businesses should be considered in estate planning to minimize tax implication for heirs. Will and succession planning. Drafting a will is crucial to ensure that your assets are distributed according to your wishes. In Interstate succession laws in India dictate distribution in the absence of a will which may not align with your preferences. तो आपको अपने will को ड्राफ्ट करना ज़रूरी है in case of the succession planning. Family arrangements in India, family arrangements like HUF, Hindu undivided family, can be used for tax efficient wealth transfer within the family, although tax benefits under these structures have evolved over
टाइम। तो धीरे धीरे एक पूरा स्ट्रक्चर, एक वे डिज़ाइन किया गया है जिससे एक पूरी फैमिली अपने सक्सेसेस को, अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकती है। So tax exemptions and deductions utilize exemption and deductions available for under the Income Tax Act for gifts and inheritances to minimize tax liability for both the donor and the recipient. अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो रही है, you can consult with the tax advisor. Given the complexity of Indian tax laws and regulations, consulting with a qualified tax advisor or estate planning professional is advisable to tailor strategies to your specific circumstances and goals. Understanding these aspects and planning accordingly can help optimize tax efficiency and ensure a smooth transfer of wealth to the future generations of India. रिटायरमेंट टैक्स प्लानिंग, हम ईपीएफ खोल सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ है हम पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। कंट्रीब्यूशंस टू ईपीएफ आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। पीपीएफ contribution and interest earned are tax exempt, making it a popular long term saving option. फिर हमारे पास एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम है। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस आर एलिजिबल फॉर एडिशनल टैक्स डिडक्शंस अप टू 1.5 lakh अंडर सेक्शन 80C. An additional deduction of rupees 50,000 is available under section 80CCD 1B, providing a total deduction of rupees 2 lakh for NPS contribution. उसके बाद है हमारे पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS. SCSS is a government backed saving scheme for individuals aged 60 years and above, offering regular income and tax benefits. Taxation of pension and annuities. Pension income is generally taxable as per the individual's income tax slab. Annuity income from insurance plans may qualify for exemptions on deduction under specific conditions. पे आपको कुछ छूट मिल जाती है एन्यूटी के ऊपर, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। विड्रॉल्स टैक्सेशन में विड्रॉल्स फ्रॉम ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएफ आफ्टर मैच्योरिटी और रिटायरमेंट आर टैक्स एग्जेम्प्ट। इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपने ईपीएफ में कर रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, पीपीएफ में कर रखा है या एनपीएफ में कर रखा है। However, partial withdrawal from NPS are subject to taxability under certain considerations. हालांकि एनपीएफ से अगर आप कुछ अमाउंट निकाल रहे हो रिटायरमेंट से पहले, आफ्टर मेच्योरिटी से पहले, तो वो कुछ हद तक टैक्सेबल हो सकता है और कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। Tax efficient investment. Consider investing in tax efficient instruments like tax saving mutual fund ELSS while offering deductions under section 80C. Health insurance or medical expenses may premium paid towards health insurance qualify for deductions under section 80D. Medical expenses for senior citizens may also be eligible for deductions under section 80DDP. उसके बाद हमें सारी टैक्सेबल इवेंट्स की अपनी प्लानिंग करके रखनी है। कैपिटल गेन हमें कितने होने हैं, रेंटल इनकम कितनी हो सकती है, और किसी सोर्स से हमें कोई इनकम जनरेट हो सकती है क्या। ड्यूरिंग रिटायरमेंट मे बी सब्जेक्ट टू टैक्स। अगर आपको रिटायरमेंट के दौरान कोई कैपिटल गेन हो गया, रेंटल इनकम आ गई या कोई अदर सोर्स से इनकम हो गई, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। प्लान विड्रॉल्स एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारे पास है एस्टेट और सक्सेशन प्लानिंग। प्लान फॉर इनहेरिटेंस एंड एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन टू मिनिमाइज टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर हेयर्स। कंसिडर ट्रस्ट और फैमिली अरेंजमेंट्स फॉर स्मूथ वेल्थ ट्रांसफर। Understanding these strategies and consult with a financial advisor. Given the complexities of tax laws and professional financial situations, consulting with a qualified financial advisor or tax consultant can help optimize retirement tax planning strategies tailored to your needs. अब आपको ये बात तो मैंने यहाँ बता दी एज एन डिसीजन मेकर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर, ठीक है। अब आप लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो प्रॉब्लम है, कम्बरसम टाइम हो रहा है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा कि उसे किस टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेना चाहिए, कितने उसे टैक्स लायबिलिटी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कौन से एक्सपेंसेस उसके टैक्सेबल हो सकते हैं, कितना पार्शियल विड्रॉल उसका टैक्सेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र या टैक्स एडवाइज़र बन सकते हैं, और यू कुड चूज इट एज अ प्रोफेशन टू invest the hard-earned amount of these investment seekers.
जो अपना ये टैक्स एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप इनके इनके इनको इनको वो सर्विसेज दे सकते हो एज ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र. सो डू प्लान इट, टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली. इसलिए हमारी प्लानिंग अहेड कैन हेल्प retirees in India manage their finances effectively while maximizing tax benefit during their retirement years. सेम इसी तरह जिस तरीके से कि इंडिविजुअल अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकता है. बिजनेस टैक्स प्लानिंग इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटीज एंड कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. उसकी कुछ की स्ट्रेटेजीज आपके साथ अब हम डिस्कस करेंगे. दैट इज नंबर 1 इज स्ट्रक्चर सिलेक्शन. चूज एन एप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रक्चर. सबसे पहली बात, आपको अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या कंपनी है, किस टाइप का स्ट्रक्चर आपके बिजनेस का है. बेस्ड ऑन द टैक्स इम्प्लीकेशंस, लायबिलिटी प्रोटेक्शन एंड ऑपरेशनल नीड्स. उसके बाद हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है. ऑब्टेन नेसेसरी रजिस्ट्रेशन सच एज जीएसटी, PAN, permanent account number, 10 tax deduction and collections account number. जो भी इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन आपको उसके करवाने हैं, यू शुड गेट इट डन डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड स्केल ऑफ योर बिजनेस. फिर आपको उसमें जो भी इनकम टैक्स के लॉज कंप्लाई हो रहे हैं उनको फॉलो करना है. टाइमली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR एंड कंप्लायंस विद टैक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स पेमेंट्स इज एप्लीकेबल. Tax deductions and exemptions utilizing available deduction under Section 80C to 80U of the Income Tax Act, such as expenses on research and development, R&D, employee benefits, depreciation, etc. GST compliance. Comply with GST regulations regarding registration, filing of returns, invoicing requirements, input tax credit, claims, etc. based on your business turnover and nature of transactions. ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ट्रांसफर फॉर ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. अडेयर टू ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस टू डिटरमाइन ARMs, जो आपको मैंने टैक्स क्रेडिट में पढ़ाया था, लेंथ प्राइजेस एंड अवॉइड ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स. टैक्स प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस. Plan investments and expenditures strategically to maximize the tax incentives, tax benefits such as deductions on capital expenditures, interest payment, employee expenses, etc. तो इनमें से जिसका भी एडवांटेज आप ले सकते हो, you should take the due advantage of that. Tax audit and assessment. Prepare for tax audits and assessments by maintaining accurate financial records, supporting documents, and complying with the audit requirements to minimize the tax disputes. Avail export incentives. Explore export incentives and benefits under section like duty drawback, merchandise exports from India scheme, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एक्सेट्रा इफ एप्लीकेबल. तो जहाँ से भी आपको इन सब स्कीम्स के अंडर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, आप वो सब ले सकते हैं. सीक प्रोफेशनल एडवाइस गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉज एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस. कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज tailored to your business. By proactively managing tax planning strategies, businesses in India can optimize their tax liabilities, ensure compliance with regulations, and enhance overall financial efficiency. Tax planning for charitable contributions. अब आप चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस में कुछ अगर डोनेशन दे रहे हो तो उसके लिए भी टैक्स प्लानिंग कर, उसके थ्रू भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. टैक्स प्लानिंग फॉर चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडिया अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू सपोर्ट सोशल कॉजेज वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम टैक्स इंसेंटिव्स. उसके कुछ की पॉइंट्स हैं आपकी कंसिडरेशन में, लाइक eligible charitable organizations. Ensure that the donations are made to eligible charitable organizations. मतलब जो एलिजिबल है ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप डोनेट करोगे, उन्हीं एलिजिबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करने में ही आपको सेक्शन 80G अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की छूट मिलेगी. वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन टू क्लेम द टैक्स बेनिफिट्स. तो आपको ये देखना है कि आप रजिस्टर्ड चैरिटेबल और इंस्टीट्यूशन को ही डोनेशन दे रहे हो.
टाइप ऑफ डोनेशन आप उसे दे सकते हैं जैसे कैश डोनेशन, कॉन्ट्रीब्यूशंस इन काइंड सच एज गुड्स और सर्विसेज, और डोनेशन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर है, रिलीफ फंड है, आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स डिडक्शंस हैं क्या? डोनेशंस मेड टू एलिजिबल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन qualify for deduction under section 80G of the Income Tax Act. The amount of eligible for deduction varies depending on the type of institution and is subject to certain limits and contribution. Maximum deduction limit है हमारी, the maximum deduction limit allowable under section 80G is 50% और 100% of the donated amount. तो आपको maximum उसका half 50% तक मिल सकता है, या 100% of the donated amount can also be deducted depending on the type of charitable institution and specific conditions prescribed by the Income Tax Act. Mode of payment क्या है आपका? Ensure that the donations are made through appropriate modes like check, bank transfer या फिर online payment. To maintain, देखिए इसमें कैश नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हो तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने ये पैसा कहीं और से कमाया हो, आपने उसको डोनेशन दे दी। तो इसलिए आपको प्रॉपर अपनी जिस भी हेड के, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में से आप ये शो करना चाह रहे हो कि बिजनेस ने अपना कुछ प्रोपोर्शन अपनी इनकम का एज चैरिटी दिया है, तो वो बिजनेस के अकाउंट से ही, फर्म के अकाउंट से ही वो चेक जाना चाहिए, या बैंक ट्रांसफर होनी चाहिए, या ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। टू मेंटेन अ क्लियर ट्रेल ऑफ फॉर टैक्स पर्पसेस, कैश डोनेशंस एक्सीडिंग ₹2000 आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। और कैश में अगर आप दे रहे हो और 2000 से ज़्यादा दे रहे हो तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है। रिसिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्टेन अ रिसिप्ट और डोनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज प्रूफ ऑफ डोनेशन। The receipt should include details such as the name, address and PAN of the donor and the charitable institution. किस ऑर्गेनाइजेशन की वो रिसिप्ट है और कितने अमाउंट की है, डोनर का नेम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उस पर होनी चाहिए। दिस इज द डॉक्यूमेंट यू शुड हैव as a proof to support your transaction. Aggregate limit of deduction, aggregate deductions under section 80G, 80GGA, 80GGC and other relevant sections should not exceed 100% of the taxpayer's gross total income. जो एक टैक्सपेयर है जितनी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है उससे 100% से ज़्यादा ये सारे एग्रीगेट डिडक्शंस का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वहाँ लिखा जाता है कि डिडक्शंस और GTA whichever is higher, 100% of the deduction or GTA whichever is the higher, GTI. Audit requirements for donations exceeding certain thresholds. Ensure compliance with audit requirements under Section 80GGB and Section 80GGC, especially for corporate donors. अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं असेसमेंट रिपोर्ट का। सम कॉर्पोरेट डोनर्स मे रिक्वायर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन टू वेरीफाई द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस बिफोर रिलीजिंग डोनेशंस। कुछ हमारे कॉर्पोरेट डोनर्स ऐसे हैं जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को वो डोनेट करते हैं उससे ये प्रूफ मांगते हैं कि आपने मेरे दिए हुए डोनेशन को कहाँ यूज़ किया बिफोर गिविंग रिलीजिंग द अनदर donation. Consult with a tax advisor. Given the specific provisions and requirements under Section 80G, consult with a qualified tax advisor or chartered accountant to plan charitable contribution effectively and maximize the tax benefits. By strategically planning charitable contributions in India, individuals and businesses can support social causes they care about while leveraging tax incentives to reduce their overall tax liability. Tax planning for educational expenses. Tax planning for educational expenses in India primarily revolves around utilizing available deductions and exemptions under the Income Tax Act 1961. Here are some key points under this section. अब वो चैरिटी होगी, चैरिटी के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन आप ले सकते हैं वो है एजुकेशन एक्सपेंसेस की। These are the deductions under Section 80C. Tuition fees paid for the education of up to 2 children can be claimed as a deduction under Section 80C. This includes fees paid to any university, college, school, or other educational institution situated within the India. इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट है, द मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80C विच इंक्लूड ट्यूशन फी इज ₹1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर.
This deduction is available for individuals and Hindu undivided families. Eligible expenses इसमें है हमारे tuition fees paid directly to the education institutions are eligible for deduction. However, expenses like development fees, donations, hostel fees and transport charges are not eligible for deduction under section 80C. Document required है हमारा maintain receipts and payment proofs for tuition fees paid to claim deduction under section 80C. ठीक है, आपको हर जो भी आप फ़ी पे कर रहे हैं उसकी आपको रिसिप्ट रहनी है, उसे ऐसा प्रूफ सबमिट करना है टू क्लेम द डिडक्शन फॉर 80C. इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स अ रिसिप्ट स्पेसिफाइंग द अमाउंट पेड टुवर्ड्स ट्यूशन फीस. उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ट्यूशन फ़ी ही है और ट्यूशन फ़ी किस अमाउंट की है. एडिशनल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन एन एजुकेशनल लोन फॉर हायर स्टडीज़ qualify for deduction under section 80E. This deduction is available for maximum of 8 years starting from the year in which interest repayment begins or until the interest is fully repaid, whichever is earlier. अगर आप डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशनल लोन की बात कर रहे हो तो जिस साल से आपने वो इंटरेस्ट पे करना शुरू किया है उससे 8 साल तक आप इसकी छूट ले सकते हैं और ये क्लेम होती है अंडर सेक्शन 80E. No cap of deduction amount under section 80E. There is no upper limit on the amount that can be claimed as a deduction under section 80E for interest paid on educational loan. उसमें कितनी ज़्यादा आप डिडक्शन ले सकते हो उसके कोई अपर लिमिट नहीं है. द डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स फॉर लोन्स टेकिंग फॉर हायर एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, देयर स्पाउस और देयर चिल्ड्रन. किसके लिए है ये? या तो हमने खुद के लिए लिया हो या हमारे स्पाउस के लिए लिया हो या हमारे बच्चों के लिए लिया हो. कंडीशन फॉर सेक्शन 80E डिडक्शन क्या है? द लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड. आपने एक कंडीशन स्पेसिफिक ये है कि आपने जो लोन लिया है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो फॉर गेटिंग और स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड. इसमें टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि प्लान एजुकेशन एक्सपेंसेस such that they maximize the benefit of available deductions under section 80C for tuition fees and section 80E for interest on educational loans. तो हम इस तरीके से अपनी हायर स्टडीज़ को प्लान करें सो दैट हम इन जो टैक्स इंसेंटिव्स टैक्स डिडक्शन है उसकी प्रॉपर एडवांटेज हम ले पाएँ. कंसल्ट विद द टैक्स एडवाइजर गिवन द नुआंसेस ऑफ टैक्स लॉज एंड डिडक्शंस स्पेशली रिगार्डिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस. कंसल्ट विद द क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंश्योर compliance and optimize tax planning strategies. By leveraging these professionals effectively, taxpayers in India can reduce their taxable income and overall tax liability while investing in education for themselves and their dependents. That's it for the day. These are the specific areas of the tax planning. I hope this lecture helps you a lot. This is my contact information, and if you have any queries, please feel free to email me or give me a call. I will be very happy to answer all your queries. Thanks. Thank you for being so patient listener. Thank you all of you.